हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी 2021 के लिए मॉक टेस्ट हम लेके आए हैं। इसमें आज हम शुरुआत कर रहे हैं जीके और जीएस से। ठीक है दोस्तों, तो आज तो टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन आगे से आपको फिक्स टाइम पर आपको ये वीडियो मिलेगी। आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली क्विज को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप अगर तैयारी करते हैं तो ये तो 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप डेफिनेट रूप से 25 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो दिखाइए अपनी तैयारी का जोर और आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपने 30 में से कितने सवालों का आंसर बिल्कुल सही दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लेते हैं दोस्तों पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सवाल है, किस स्मारकों की मांबल शैली का विकास किस काल की स्थापत्य कला की शैली है? स्मारकों की जो मांबल शैली है उसका विकास किस काल की स्थापत्य कला की शैली है? चोलकालीन, पल्लवकालीन, राष्ट्रकूटकालीन या चालुक्यकालीन? तो दोस्तों सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटकालीन। आपको होता है कि मंदिर जो शैली होते हैं, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बहुत सारी शैली प्रचलित है। उन्हीं में से एक शैली है मांबल शैली, और इस शैली का विकास दोस्तों राष्ट्रकूट काल के दौरान हुआ था। ठीक है, और इस शैली का विकास का जो श्रेय है पल्लव वंश के जो सम्राट रहे नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है। जी हाँ दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम इस स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं। और दोस्तों महाबलीपुरम का रथ जो मंदिर है वो इसी शैली पर आधारित है, मांबल शैली पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटकालीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी रचना मुल्क राज आनंद की है यह आपको बताना है। द विलेज, ए स्ट्रेंजर कॉल्ड आई, डार्क रूम, माई गॉड डाइड यंग? इनमें से कौन सी रचना है वो मुल्क राज आनंद की है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द विलेज। ये जो रचना है ये मुल्क राज आनंद की है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलेय होता है, यह गंध रहित गैस है, पीत गैस होती है, या इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है? बताइए दोस्तों अमोनिया का कौन सा गुण होता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पे कि जो अमोनिया है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओमान की राजधानी क्या है? ओमान देश की राजधानी क्या है? तेहरान, मस्कट, येरेवान या ताशकंद? ओमान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओमान देश की जो राजधानी है मस्कट है दोस्तों, और यहाँ की मुद्रा है रियाल। ठीक है, ये अरब सागर में एक प्रायद्वीपीय देश है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, मस्कट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? आप सभी जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया जिसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद किसको बंगाल का नया नवाब बनाया गया? मीर जाफर, मीर कासिम, हैदर अली या टीपू सुल्तान? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीर जाफर। जी हाँ दोस्तों, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के ही सैनिकों ने विश्वासघात किया जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नया नवाब बनाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, बीजिंग, मनीला या जकार्ता? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी इसे कहते हैं, एडीबी, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है जो कि फिलीपींस में है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों?
कांस्य जिसे हम कांसा कहते हैं, ताम्र तांबा, स्वर्ण जिसे हम सोना कहते हैं, या चांदी जिसे रजत के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा घटक है जो आधुनिक ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल का प्रमुख घटक होता है? क्या सोना होता है? नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो दोस्तों ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिया जाता है उसमें सोना केवल 6 ग्राम मिलता है, जो कि 24 कैरेट का होता है। इसके अलावा दोस्तों 92.5 ग्राम, जी हाँ दोस्तों 92.5 ग्राम यहाँ पे चांदी होती है, और दोस्तों 6.61 ग्राम यहाँ पे तांबा होता है। ठीक है, तो आप देखिए जो गोल्ड मेडल होता है उसमें गोल्ड तो मात्र 6 ग्राम ही होता है, 92.5 ग्राम यहाँ पे चांदी होती है और 6.61 ग्राम तांबा होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आधुनिक ओलंपिक्स गोल्ड मेडलों का जो प्रमुख घटक है वो क्या होगा दोस्तों? चांदी, जो 92.5% पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी विद आंसर की, आप वहां पर रिवाइज कर सकते हैं अपने आप को, कभी भी चाहे उस पीडीएफ को खोलकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अपने साथी जो फ्रेंड है उनको भी टेलीग्राम चैनल पर जोड़िए और ग्रुप्स को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए दोस्तों। ठीक है, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही मोटिवेट तरीके से हम आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। तो दोस्तों सवाल यह है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां स्थित है? तो दोस्तों यह है दिल्ली में। जी हां दोस्तों, दिल्ली की खारी बावली जगह का नाम है खारी बावली, ये दिल्ली में पड़ती है, फतेहपुरी की मस्जिद के निकट पास पड़ती है दोस्तों, 17वीं शताब्दी से प्रचलित है। जो एशिया की सबसे बड़ी थोक मसाला बाजार के नाम से प्रसिद्ध है, खारी बावली दिल्ली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो कि 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर एक जनपद था दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजगाह, या जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी राजगृह थी, जो कालांतर में स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र भेजी गई। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, तो 4वीं शताब्दी की शुरुआत में राजगृह ही राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक नृत्य ऐसा है जो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वही आपको बताना है दोस्तों। हफीजा, राहूफ, दुम्मल या डांगी, इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डांगी। जी हाँ दोस्तों, डांगी जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा के छतराड़ी इलाके का लोक नृत्य है। ये जो नृत्य है, जो डांगी नृत्य है, चंबा की गद्दी महिलाओं, गद्दी जनजाति आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, तो गद्दी जनजाति की महिलाओं के द्वारा मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से देखा जाए हफीजा, रहूफ और धूमल ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, जबकि डांगी कहाँ का है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का, और वो भी गद्दी जनजाति का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खालिस्तान विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। कौन सा विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? गुरुत्वीय विस्तार, प्रवणता, तापीय, रासायनिक। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों तापीय विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं रेल की पटरियां भी गर्मियों के दौरान थोड़ी सी फैली हुई महसूस होती हैं, वो इसी कारण, तापीय विस्तार के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत
हाइपरसोनिक विंड टनल HWT का परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। जहां दोस्तों भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। शुरुआत में दोस्तों बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था, लेकिन बाद में हटाया गया तो गौतमी प्रजापति संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में शामिल किए गए? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए, जिनकी संख्या 11 है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? विजन 2030, विजन 2035, विजन 2025 या विजन 2022? किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजन 2035। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए भारत सरकार ने विजन 2035 के नाम से श्वेत पत्र जारी किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको जो पुनरावृत्ति है उसको हम प्राय यानी सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लूपिंग। लूपिंग के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में 43 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया। ये आदेश किस अधिनियम के तहत जारी किया गया? भारत सरकार ने हाल ही में 43 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। तो ये जो आदेश है वो किस अधिनियम के तहत, किस अधिकार के तहत दिया गया? बताइए दोस्तों, कमेंट करके हमें फटाफट बताइए दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसी प्रकार के मॉक टेस्ट को लगातार देखने के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत भारत सरकार ने 43 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया दोस्तों। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, क्रिकेट में थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है? क्रिकेट में जो थर्ड मैन होता है उसकी पोजीशन कहाँ होती है? लेग साइड, स्लिप पे, गली के पीछे, मिड ऑफ पर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्रिकेट में जो थर्ड मैन होता है उसकी पोजीशन स्लिप और गली के पीछे होती है। स्लिप होती है और गली होती है उसके पीछे, यहाँ पर थर्ड मैन आप देखते हैं दोस्तों अक्सर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड या ये सभी? कृत्रिम वर्षा के लिए दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? आतिशबाजी जब हम पटाखे छुड़ाते हैं तो उसमें लाल रंग होता है, तो लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? बताइए दोस्तों फटाफट, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्ट्रांसियम। जी दोस्तों, स्ट्रांसियम के कारण आतिशबाजी में लाल रंग हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर या बायोएनटेक द्वारा 8 दिसंबर 2020 को निर्मित टीका लगवाने वाली विश्व की पहली व्यक्ति कौन बनी है? कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर या बायोएनटेक दूसरा नाम है इसका, द्वारा 8 दिसंबर 2020 को एक टीका बनाया गया और उस टीकों को लगवाने वाली विश्व की पहली व्यक्ति कौन बनी है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
मार्गरेट कीनन। जी हाँ दोस्तों, मार्गरेट कीनन विश्व की पहली व्यक्ति बनी है जिन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए बनवाया गया पहला टीका लगवाया। मार्गरेट कीनन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अबुल फजल की हत्या किसने की? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला, शहजादा सलीम, शहजादा दानियाल या मलिक अंबर? तो दोस्तों अबुल फजल की जो हत्या है वीर सिंह देव बुंदेला ने की। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों सही आंसर होगा, बताइए फटाफट। 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय यानी राजकीय चिन्ह का 2 अक्टूबर 1947 को अंगीकार किया गया। ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? 1809, 1819, 1829 या 1929? तो दोस्तों 1829 में सती प्रथा का निषेध किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हेमंत सिंह शर्मा, जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं। आप सभी जानते हैं कि असम में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है, तो हेमंत सिंह शर्मा जो कि सर्बानंद सोनोवाल पिछले मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सिंह शर्मा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस मंदिर को काला पैगोडा नाम से भी जाना जाता है? काला पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? बेतला देउल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या माउंट आबू मंदिर? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के वर्तमान डायरेक्टर जनरल डीजी यानी महानिदेशक कौन है? राजेश रंजन, राकेश अस्थाना, सुखदीप सांगवान या अरुण कुमार? तो दोस्तों बीएसएफ के वर्तमान डीजी हैं राकेश अस्थाना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, मर्तकों का टीला जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, यहीं से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से या लाभ के पद संबंधी विवाद से? तो दोस्तों सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित एक विभाग है दोस्तों, आयोग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है उसे किस नाम से जानते हैं? वह टेक्निक हम कह सकते हैं जो मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसके वास्तविक साइज को, ओरिजिनल साइज को बढ़ा देती है, उसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग? तो दोस्तों जिस तकनीक से मेन मेमोरी के साइज को बढ़ाया जाता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे और आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन 30 में से कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों विद आंसर की अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।